Hello students, Ritu ma'am here. Students, today we will take a topic from chapter 1, some basic concept of chemistry, and it is concentration terms. ठीक है, ये टॉपिक बेटा आपको 11th में तो काम आएगा ही, इसके अलावा 12th में भी ये टॉपिक आपको काम आएगा, तो इसको अच्छे से समझना है बिकॉज इट इज़ द बेस ऑफ द कहना चाहिए दिस इज़ द बेस ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, जो आपके स्टार्टिंग चीज़ें हैं समझने के लिए, न्यूमेरिकल वाले पार्ट हैं, उसका बेस है ये. तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं. तो यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब क्या है. देखिए बेटा, जो आपके मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस होती हैं जनरली वो सॉल्यूशन फॉर्म में कैरी होती हैं. ठीक है, सॉल्यूशन फॉर्म में हम ज़्यादातर रिएक्शंस को करते हैं. तो उन रिएक्शंस को करने के लिए आप जो पर्टिकुलर सोल्यूशन बनाते हैं वो किसी ना किसी कॉन्सेंट्रेशन का होता है. मींस कुछ पर्टिकुलर अमाउंट कुछ पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया जाता है, उसके थ्रू वो सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है. एज यू नो, सोल्यूशन इज़ मेड अप ऑफ बाय टू थिंग्स. वन इज़ सॉल्यूट एंड अदर इज़ सॉल्वेंट. Solute is the substance which is present in less amount, whereas solvent is the substance which is present in the large amount. ठीक है, तो अब उनका कितना अमाउंट कितने सॉल्वेंट में है या कितने सोल्यूशन के अंदर है, उसके रेस्पेक्ट में अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स हैं. तो कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ नंबर ऑफ वेज, तो विच आर एज फॉलोइंग. आई एम टेकिंग फर्स्ट, आई एम टेलिंग देयर नेम. तो फर्स्ट इज़ द मास परसेंटेज. ठीक है, वैसे तो और भी है बेटा, हम यहाँ मेन लेंगे जो आपके 11th और 12th क्लास में है. इसमें मैं एक दो चीज़ें वो ऐड कर रही हूँ जो सिलेबस में नहीं है बट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो साथ में मैं उसको आपको बता दूँगी. तो मास परसेंटेज, सेकेंड इज़ द मोलैरिटी, थर्ड इज़ द मोलैलिटी. सी डिफरेंस इन द स्पेलिंग, सुनने में एक जैसे लगते हैं बट बोथ आर डिफरेंट. मोलैरिटी एंड मोलैलिटी. ओके, एंड नेक्स्ट इज द मोल फ्रैक्शन एंड नॉर्मेलिटी. ओके, एंड एक और होता है पार्ट्स पर मिलियन. तो जब आप अपनी NCERT देखोगे तो इसमें नॉर्मेलिटी और पार्ट्स पर मिलियन 11th क्लास में नहीं है. ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए. तो एक जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फॉर्म में हम इसको ले लेंगे और बाकी तो आपके सिलेबस के ही हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके मेन पॉइंट्स हैं. आई विल टेक दैम वन बाय वन. तो आई एम टेकिंग द फर्स्ट वन. द फर्स्ट वन इज़ द मास परसेंटेज. तो आई थिंक मास परसेंटेज सब लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है. बिल्कुल सिंपल सा चीज़ है. मास परसेंटेज मतलब मास परसेंट ऑफ ए सोल्यूट इन ए सोल्यूशन. ठीक है, मास परसेंट ऑफ ए सोल्यूट इन ए सोल्यूशन. इसका मतलब क्या हो जाता है आपका कि कितना सोल्यूट का मास ग्राम्स में किसी भी सोल्यूशन के 100 ग्राम के अंदर प्रेजेंट है. यानी ये क्या चीज़ है, इट इज़ द मास परसेंट of a solute in a solution. या इसको मैं दूसरी वे में बोलूँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स. ग्राम्स में बात कर रहे हैं हम, मास को ग्राम्स में ले रहे हैं. प्रेजेंट, अब भाई परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट मतलब 100 के कंपेयर कर रहे हैं, 100 में से हम देख रहे हैं. इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन. ठीक है, ये मतलब है इसका. और कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इट हैज़ अ फॉर्मूला. मास परसेंट इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. ये सिंपल सा फॉर्मूला है. ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं एक क्वेश्चन इसका करा देती हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई हैव डेट, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए सिंपल सा. फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने क्वेश्चन लिया है, अ सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय एडिंग
2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस इन्होंने दे दिया है, लेट इट इज ए, सब्सटेंस ए, टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। और पूछा है कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सोल्यूट, ठीक है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सोल्यूट। तो बिल्कुल सिंपल है। तो हमेशा फर्स्ट राइट व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। गिवन क्या है, ये क्या है, 2 ग्राम। ए सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस। तो मास ऑफ सब्सटेंस या मास ऑफ सोल्यूट है, ये कितना हो गया है, 2 ग्राम। और यहाँ 18 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर के अंदर मिक्स किया जा रहा है, तो ये क्या चीज़ है, इट इज सॉल्वेंट। जब भी आप क्वेश्चन करते हैं ऑलवेज डू स्टेप वाइज, ठीक है, शॉर्टकट नहीं मान रहा है, शॉर्टकट आपको मारना ही नहीं है, क्योंकि हमेशा जो चेकिंग होती है इट इज़ अकॉर्डिंग टू स्टेप वाइज, ठीक है। स्टेप वाइज ही मार्क्स आपको मिलते हैं, तो हम कोई स्टेप मिस नहीं करना चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे दोनों का वी विल ऐड, यानी मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ, देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बट मैं पूरा आपको करके इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये तो सिंपल है, मुश्किल भी होगा, मुश्किल होगा तो आपने हमेशा स्टेप वाइज करोगे तो आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी, ठीक है। ये आ गया आपका 20 ग्राम आ गया। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, मास परसेंट हम निकालना है हमें ऑफ सोल्यूट, यानी ए का निकालना है। तो यहाँ से फॉर्मूला हमारा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, इनटू 100, ये फॉर्मूला है। तो जस्ट पुट द वैल्यू 2/20 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो इट इज़ 10%। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो मैंने आपको करके दिखाया। इस तरह से वी कैन कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ए सोल्यूशन, ठीक है, ऑफ ए सोल्यूट। इसी तरह से बेटा अब हम लेंगे द सेकेंड टर्म विच इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ मोलैरिटी। मोलैरिटी को लेंगे। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट टर्म इज मोलैरिटी। आपकी जो ज़्यादा यूज़ होगी ना बेटा 11th में भी और 12th में भी, वो मोलैरिटी ही है जो आप ज़्यादा यूज़ होने वाली है हर जगह। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए कि ये क्या चीज़ होती है। न्यूमेरिकल्स भी जो ज़्यादा आएंगे आपके इसी बेस्ड पे आएंगे। तो मोलैरिटी बेटा क्या है, इट इज़ सिंपल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ ए सोल्यूशन, ठीक है। क्या है ये, इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। इसको हम मोलैरिटी बोलते हैं। आई थिंक नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों को क्लियर होगा कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, और अगर किसी को डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। उसके बाद अगर काफ़ी प्रॉब्लम है आपको, देन आई विल मेक 1 मोर वीडियो रिलेटेड टू मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन ये हो जाता है। अब यहाँ से देखो फॉर्मूला क्या बनता है। दूसरी चीज़, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ, मोलैरिटी हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। किस में, यहाँ किस में बात कर रहे हैं, 1 लीटर में, इन लीटर्स, ठीक है। आपका ml में भी हो सकता है। इफ़ इट इज़ इन ml देन यू हैव टू कन्वर्ट इनटू लीटर, यानी बाय डिवाइडिंग 1000 वी कैन कन्वर्ट इट इनटू लीटर। तो अच्छा, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको पता है अच्छे से तो क्या होता है, सिंपल व्हाट इज़ मोल। अगर हम नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये सिंपल हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास, ठीक है। उसका मोलर मास कितना है, उसका वेट कितना है और उसका मोलर मास कितना है। तो यानी ये क्या हो जाएगा आपका सिंपल मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये हो जाएगा, ठीक है।
अपॉन, अभी मैंने आपको बोला अगर ये हमारे पास में लीटर की जगह ml में है तो ये क्या हो जाएगा, ml ऑफ सॉल्यूशन अपॉन 1000, ठीक है। तब आप ऐसे कर देंगे, हो सकता है लीटर में, तब ज़रूरत नहीं है कन्वर्ट करने की, अगर नहीं है तब की बात है। अच्छा, इसको अगर आप सिंबल से रिप्रेजेंट करें तो वेट अपॉन, यहाँ मोलर मास आपका आ जाएगा mm से कंफ्यूजन ना हो इसलिए मोलर मास ही लिख रही हूँ, और v अपॉन 1000। और अगर आपको इसको और सिंपल लिखना है तो m अपॉन, यहाँ हो गया ये मोलर मास, ये 1000 ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो ये अकेला फॉर्मूला नहीं, ये सारे हमारे पास हैं, ये आपका मेन फॉर्मूला है, ठीक है। दिस इज़ द मेन फॉर्मूला। फिर इसी के थ्रू हमने 2-3 फार्मूले बना दिए हैं, तो ये सारे फार्मूले में से किसी भी एक फार्मूले से यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी के न्यूमेरिकल लेने से पहले मैं आपको मोलैलिटी और बता देती हूँ, दोनों में डिफरेंस आप समझ लीजिए, उसके बाद वी विल टेक द न्यूमेरिकल्स। तो हियर इज थर्ड पॉइंट, थर्ड टर्म इज द मोलैलिटी। आई एम टेकिंग मोलैलिटी। Molality is denoted by small m. Now what is molality? तो molality क्या है? Molality of a solution is defined as the number of moles of solute dissolved in 1 kg of the solvent, ठीक है। ध्यान से सुना आपने, क्या कहा मैंने कि जो आपका molality है, it is the number of moles of the solute dissolved in 1 kg of the solvent। यहाँ 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में कितना प्रेजेंट है, मोलैरिटी में क्या था, कितने आपके सॉल्यूशन की वॉल्यूम में प्रेजेंट है। वहाँ वॉल्यूम ले रहे हैं, यहाँ पे आप मास ले रहे हो, वहाँ पे आप सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में ले रहे हो, यहाँ पे आप सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में ले रहे हो। तो मोलैलिटी क्या हो जाती है, इट इज़ सिंपली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg of the solvent, ठीक है। अब अगर इसको ही मैंने आपको फॉर्मूला फॉर्म में लिखना है तो मोलैलिटी क्या हो जाएगी, इट इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। ये आपका फाइनल फार्मूला आ गया। इसी को अगर आपको चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हो, जैसे मोल्स ऑफ सोल्यूट को हमने ऊपर लिखा था ना, अभी क्या लिखा था, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इन द सेम वे वी कैन राइट मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ kg में है, इफ इट इज इन ग्राम्स देन अगेन वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू kg। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय 1000। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका वेट अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, कैपिटल W से हो जाएगा और ये 1000 ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आपका बन जाता है मोलैलिटी। अब जो मैं आपको एक चीज़ कह रही हूँ कि दोनों में डिफरेंस तो हमने डेफिनेशन फॉर्म में देख लिया कि क्या डिफरेंस है। एक चीज़ और पूछी जाती है एग्ज़ाम में, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि इनकी टेम्परेचर डिपेंडेंसी, कि मोलैलिटी और मोलैरिटी का डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर बताइए। अब देखिए मोलैरिटी हमारी क्या है, मोलैरिटी हमारी विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम है, एंड वॉल्यूम ऑलवेज चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर का इफेक्ट होता है वॉल्यूम में चेंज आता है। तो मोलैरिटी ऑलवेज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, इट चेंजेस विद टेम्परेचर, ठीक है। वेयर एज जो आपकी मोलैलिटी है इसमें कहीं भी वॉल्यूम टर्म नहीं है, इसमें दोनों आपकी मास टर्म है जो आपका टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। और वो आपका अगर डिपेंड नहीं करता है तो यानी मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है। फिर से सुन लीजिए, जो मोलैरिटी है इट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट, वेयर एज मोलैलिटी इज़ टेम्परेचर
इंडिपेंडेंट, ठीक है। मोलैरिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मोलैरिटी क्यों टेम्परेचर डिपेंडेंट है? क्योंकि वो विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम कंसीडर की जाती है एंड वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, दैट्स व्हाई, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ है, यही रीज़न है कि मोलैरिटी को ज़्यादा एक्यूरेट या ज़्यादा बोलना चाहिए कि कन्वीनियंट माना जाता है फॉर द मेजरमेंट, कि वो उसमें टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो वो आपका बेटर कंसंट्रेशन टर्म माना जाता है कि इट इज़ अ बेटर कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। एक यही मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि बेटा अगर समझ लीजिए आपके पास में मोलैरिटी के रेस्पेक्ट में बता रही हूँ, अगर आपके पास में कोई एक सोल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी समझ लीजिए m1 है, वॉल्यूम v1 है, और आपको उसको कन्वर्ट करना है v2 वॉल्यूम में, सो डैट उसकी मोलैरिटी चेंज होकर m2 आ जाए, तो देयर इज़ सम रिलेशन बिटवीन देम जिसके थ्रू वी कैन कैलकुलेट, ठीक है। मैंने क्या बोला, जो मैं भी आपको बता रही हूँ, इट इज़ ए मोलैरिटी इक्वेशन बोलते हैं इसको, इट इज़ मोलैरिटी इक्वेशन। तो इसमें क्या है, मैं ये आपको बता रही हूँ कि इफ़ वी हैव अ सोल्यूशन जिसमें मोलैरिटी 1 है, वॉल्यूम v1 है, हमें v2 वॉल्यूम बनाना है m2 मोलैरिटी का, सेम सब्सटेंस का, सेम सोल्यूशन का, तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देयर इज़ रिलेशनशिप डेट m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2, तो इसके थ्रू आप बना सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप बना सकते हैं। यानी अगर आपको समझ लीजिए हमें ये पता है कि m2 हमारी क्या होनी है, यहाँ से न्यू मोलैरिटी है, वॉल्यूम हमारा कितना है v2 है, पुरानी मोलैरिटी m1 है, तो कितना वॉल्यूम उसका हम ले सो डैट कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ से आप वॉल्यूम ले लेंगे m2 v2 अपॉन m1, इस तरह से कैलकुलेट करके उतना वॉल्यूम आप m1 मोलैरिटी के सोल्यूशन का ले लेंगे, फिर उसको डाइल्यूट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू वाटर से मिक्स करके उसको डाइल्यूट कर देंगे, और वो आपका m2 कंसंट्रेशन का बन जाएगा। कहाँ तक डाइल्यूट करेंगे, जितना वॉल्यूम आपको चाहिए, हमें v2 वॉल्यूम चाहिए तो v2 तक कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से बन जाता है। तो इस तरह के भी न्यूमेरिकल्स आपके एनसीईआरटी में एक दो क्वेश्चन है इस तरह का, तो इसलिए मैंने ये चीज़ आपको बता दी है। वन मोर थिंग, अगर ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब आपकी जो समझ लीजिए जो भी एक केमिकल इक्वेशन है वो आपकी बैलेंस्ड फॉर्म में हो। अगर समझ लीजिए एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जिसमें आपके n1 मोल ऑफ रिएक्टेंट है और उसके थ्रू आपके n2 मोल ऑफ रिएक्टेंट 2 हैं, दो रिएक्टेंट हो गए, जो रिएक्टेंट 1 है उसके n1 मोल हो गए और एक और रिएक्टेंट है उसके n2 मोल हो गए, तब आपका इसमें जो आपका रिलेशनशिप आएगा वो रेशियो के फॉर्म में आ जाएगा विद रेस्पेक्ट टू देयर मोल्स। मैंने क्या बोला आपको, अगर आपकी एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है, आई एम टेकिंग अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिसमें आपका दोनों साइड 1 1 नहीं है बल्कि उनके नंबर ऑफ मोल्स क्या है, डिफरेंट है। n1 मोल्स आपके रिएक्टेंट 1 के हैं जिसका हमारा मोलैरिटी 1 और वॉल्यूम 1 है, ठीक है, और n2 मोल्स हमारे रिएक्टेंट 2 के हैं m2। अब यहाँ हम क्या कह रहे हैं, यहाँ तो हमने लिया था एक ही सॉल्यूशन है उसका हमें बनाना है, अब हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं अलग अलग और उनको हम आपस में रिएक्ट करा रहे हैं, तब भी उनके बीच में रिलेशनशिप हो सकता है, तब m1 v1 अपॉन n1 इक्वल्स टू हो जाता है m2 v2 अपॉन n2, ठीक है। इस तरह से ये फॉर्मूला आ जाता है। ये आपके जब दो अलग अलग रिएक्टेंट है, ये जब आपका एक ही रिएक्टेंट है उसका ही मोलैरिटी हमें चेंज करनी है तब के लिए है, ठीक है। तो ये आपका एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। और यहाँ पे एक चीज़ बेटा कि अगर आप समझ लीजिए अगर आपके पास एक सोल्यूशन है जिसमें आपने सेम सब्सटेंस को मिक्स करना है, मतलब वो सेम सब्सटेंस सिमिलर टाइप के हो सकते हैं, जैसे एसिड्स हो सकते हैं या बेसिस हो सकते हैं, या तो एसिड हो या बेसिस हो, उनको आप मिक्स कर रहे हैं, तो तब आपका जो ये वाला इक्वेशन है मोलैरिटी इक्वेशन क्या हो जाता है। मैंने क्या बोला आपको अभी, मैंने बोला कि
इफ द सॉल्यूशन मिक्स्ड आर ऑफ सेम टाइप, मतलब आपके या तो एसिड्स ही हों या बेसिस ही हों। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एसिड को बेस में मिक्स कर दिया, मैं कह रही हूँ एसिड को एसिड में मिक्स कर दिया है या बेस को बेसिस में कर दिया है, एसिड बेसिस ETC, ठीक है, इस तरह से। तब आपका क्या रिलेशनशिप आएगा? तब रिलेशनशिप क्या आएगा? M1V1 ये आपके फर्स्ट एसिड या फर्स्ट बेस के लिए, प्लस M2V2 ये सेकेंड सब्सटेंस के लिए, इक्वल्स टू जो थर्ड बनता है, थर्ड क्या बनेगा? जिसकी मोलैरिटी कुछ और हो जाएगी, यानी M3 हो जाएगी, और वॉल्यूम क्या हो जाएगी? दोनों का ऐड करके। फिर से समझ लीजिए, हमारे पास एक सब्सटेंस है, वो एसिड हो सकता है या बेस हो सकता है, लेट उसकी मोलैरिटी M1 है, इट्स वॉल्यूम इज़ V1। वी हैव वन अनदर सब्सटेंस जिसकी आपकी मोलैरिटी इज़ M2 एंड वॉल्यूम इज़ V2। व्हेन दे मिक्स टुगेदर देन आपका M1V1 प्लस M2V2 हो गया। अब न्यू मोलैरिटी क्या हो गई? M3, ठीक है, क्योंकि सेम नहीं रहेगी, वो कुछ और बन जाएगी। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2। हमने अलग से तो कुछ नहीं डाला, तो वॉल्यूम क्या हो गया? V1 प्लस V2। तो दिस इज़ द फॉर्मूला, ठीक है। और अगर आपका समझ लीजिए एसिड में बेस ऐड किया जाता है तो फिर उसका तरीका अलग है, उसमें आपका ये देखा जाएगा कि कितना, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, कि कौन सी की अमाउंट ज़्यादा है, वो उनमें से किस चीज़ का अमाउंट ज़्यादा है जो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहा है, दोनों इक्वल है या एक ज़्यादा एक कम है। तो जो भी आपका ज़्यादा होगा उसके रेस्पेक्ट में निकाला जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको यहीं तक ये चीज़ बता रही हूँ, ठीक है। नाउ मैं मोलैरिटी का एक क्वेश्चन ले लेती हूँ, सिंपल क्वेश्चन, तो उसके बाद थोड़ा सा एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेंगे। तो यहाँ पे आई हैव वन क्वेश्चन, माई क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोलैरिटी आपकी NCERT का ही क्वेश्चन है बेटा, ओ NaOH इन द solution prepared by dissolving its 4 gram in enough water to form 250 ml of the solution, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे क्या दिया है पहले पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी, यानी हमें M निकालना है। प्रिपेयर डिजॉल्विंग इट्स 4 ग्राम, 4 ग्राम इट्स 4 ग्राम, यानी ये क्या है आपका वेट ऑफ NaOH, यानी NaOH क्या है आपका सोल्यूट 4 ग्राम, दिस इज W। To prepare by dissolving its 4 gram in enough water to form 250 ml, तो ये वॉल्यूम दिया है 250 ml, तो ml में है, यानी आपको इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सिंपल आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। आपका क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन आपका यहाँ आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। मोल्स क्या हो जाएगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो 4 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। यहाँ निकाल लीजिए अलग से, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH कितना हो जाएगा? Na का कितना होता है? 23, ऑक्सीजन इज 16, दिस इज 1, तो इट कम्स आउट 40 ग्राम, ठीक है। हम ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बोल रहे हैं, तो ये 40 ग्राम हो जाता है। 40 अपॉन 250 अपॉन 1000 हो जाएगा। ये 1000 से क्यों डिवाइड कर रही हूँ समझ में आ रहा है ना, बिकॉज वी आर टेकन इन लीटर्स, यहाँ किस में है? ml में है। तो 4 अपॉन 40 250, ऊपर जाएगा 1000, 254 एंड दिस इज 10, इट कम्स आउट 0.4, ठीक है। 0.4 मोलैरिटी इज द आंसर। तो इस तरह से आपके मोलैरिटी के क्वेश्चन हो जाएंगे। अब अगर मैं एक क्वेश्चन में आपको मोलैलिटी का भी बताना चाहती हूँ। अच्छा, मोलैलिटी में मैंने आपको बेटा एक चीज़ ऑलरेडी बताई है कि जो मोलैलिटी के क्वेश्चन है इसमें आपका बेसिकली जैसे
हमें क्या चाहिए, मास चाहिए ना। तो मास ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा मास गिवन है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको डेंसिटी गिवन होती है, तो डेंसिटी के रेस्पेक्ट में भी निकल जाता है, क्योंकि मास का डेंसिटी के साथ रिलेशन है। तो आई एम टेकिंग द क्वेश्चन, आप उसके थ्रू समझ लीजिए कि क्या है। तो ये है द डेंसिटी ऑफ 3m solution of NaCl is 1.25 gram per ml. Calculate the molality. अब देखो इसमें डायरेक्टली मास नहीं दिया है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो कैसे करना है ये देखिए आप पहले। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला देखते ही आपको समझ में आ जाएगा हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। तो इट इज़ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही फॉर्मूला है ना। अब यहाँ से बेटा देखिए हमें मोलैरिटी दी हुई है, हमें क्वेश्चन में मोलैरिटी दी हुई है, 3 मोल दिए हुए हैं। 3 मोल्स का मतलब क्या होता है, 3 मोल्स का 3m मतलब मोलैरिटी दी हुई है 3m, इसका मतलब है 3 मोल्स ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, जो यहाँ जो 3m दिया है इट शोज दैट 3 मोल्स ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अभी पीछे पढ़ा है ना हमने, ये इसका मतलब है कि 1 लीटर में 3 मोल्स प्रेजेंट है। तो यानी यहाँ से हमें वॉल्यूम तो पता चल गई, वॉल्यूम हमारी कितनी आ गई, 1 लीटर आ गई। अब हमारे पास और क्या चीज़ गिवन है, हमारे पास गिवन है डेंसिटी। डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml दी हुई है। ये जो 1 लीटर है इसका क्या मतलब हो जाएगा ml में, 1000 ml हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कैन वी कैलकुलेट द मास, वी कैन कैलकुलेट द मास। तो मास ऑफ 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि वॉल्यूम सोल्यूशन का है, ये सॉल्वेंट का नहीं है। मास ऑफ 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, सीधे सीधे फॉर्मूला है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास निकालने के लिए। तो वॉल्यूम कितना है 1000 ml, मैं ml के रेस्पेक्ट में ले रही हूँ क्योंकि जो डेंसिटी है वो मेरी ग्राम पर ml में है, इंटू 1.25। तो ये आपका क्या आ जाएगा 1250 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, यही आएगा ना। अब ये जो आपका मास आया है ये सोल्यूशन का आया है। ठीक है, हमें किसका चाहिए, सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्यूट का पता होना चाहिए, सो डैट वी कैन सब्ट्रैक्ट सोल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट टू द मास ऑफ सॉल्यूशन, सो डैट वी कैन गेट द मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूट। कैसे निकालेंगे उसको, हमारे पास देखो भाई क्या है, हमारे पास मोल दिए हुए हैं। तो मास कैसे, मैंने आपको कई बार बताया है कि नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं इट इज़ इक्वल्स टू आपका वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, यही बताया हुआ है ना। तो यहाँ से अगर वेट निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिकुलर वेट, इससे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिकुलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स कितना है 3 दिया हुआ है, ऑलरेडी क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है। और मॉलिकुलर वेट किसका निकालना है, क्वेश्चन में देखिए क्या सब्सटेंस है, NaCl दिया हुआ है। तो NaCl के रेस्पेक्ट में जब आप निकालेंगे, मैं यहाँ आपको करके दिखा देती हूँ, Na is 23, Cl is 35.5, इट कम्स आउट 58.5। ठीक है, तो 58.5 हो जाएगा। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाता है, ये मल्टीप्लाई करके आएगा 175.5 ग्राम। अब देखिए, अब मास ऑफ सॉल्वेंट हम निकाल लेते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से 1250 माइनस 175.5 ग्राम। ठीक है, ये हो जाएगा, सीधी सीधी चीज़ें दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, उससे आ गया हमारा। तो ये हमारा आ जाता है, इट कम्स आउट 1074.5 ग्राम। और अगर हमें केजी में लेना है, क्योंकि हम मोलैलिटी जब भी लेते हैं केजी में लेते हैं, 1.0745 kg। अब सीधे सीधे आप फॉर्मूला जो हमने ऊपर लिखा हुआ है इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो मोलैलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ से मोलैलिटी m इक्वल्स टू हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स विच इज़ ऑलरेडी गिवन 3 अपॉन
आपका मास ऑफ सॉल्वेंट 1.0745, बस इसको डिवाइड करना है, मैंने ऑलरेडी करके रखा है, तो इट इज़ 2.79 m, ठीक है। दिस इज़ द मोलैलिटी। तो इस तरह से मोलैलिटी के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आई थिंक इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा बेटा नेक्स्ट इज़ द मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन देख लेते हैं फटाफट क्या होता है। दिस इज़ 4 टर्म एंड इट इज़ मोल फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन कहीं भी अगर आपका आता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन, कि एक पूरी चीज़ है उसका कितना पार्ट, उसी को ही हम फ्रैक्शन बोलते हैं ना। एक कोई भी चीज़ है उसका कितना पार्ट, उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे अच्छा, मोल फ्रैक्शन बताने से पहले मैं आपको एक मिक्सचर वाला क्वेश्चन बता देती हूँ। वो मेरे को बताना था आपको कि अगर कोई भी समझ लीजिए, जैसे मैं आपसे बताना चाह रही थी कि एक क्वेश्चन है, मैंने जो आपको मोलैलिटी इक्वेशन बताई है ना उससे रिलेटेड, कि जैसे 100 ml ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 इज़ मिक्सड विथ 50 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl। अब इसमें देखिए दो डिफरेंट एसिड है, बट दोनों की नेचर कैसी है, बोथ आर एसिडिक। तो सिंपल आपने फॉर्मूला यूज़ करना है, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल्स टू M3V1 प्लस V2, जो मैंने बताया था। तो यहाँ से M1 कितना है, H2SO4 का ले लीजिए 0.2, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है इसका 100 दिया हुआ है, M2 कितना दिया हुआ है आपको 0.1 दिया हुआ है, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन पूछा गया है। क्या निकालनी है आपको, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, यानी वी हैव टू फाइंड आउट द M3। वॉल्यूम V1 प्लस V2 कितना हो जाएगा 100 प्लस 50। ये एक चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाह रही थी। तो यहाँ ये आ जाएगा आपका 220 आ गया, और ये आ गया आपका 5 M3 150। तो यहाँ से M3 आपका आ जाएगा 25/150। तो इस तरह से आपको ये, बाकी तो कैलकुलेशन ही है, जब आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपका पॉइंट्स में आ जाएगा इसका आंसर कुछ, वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। आई थिंक 0.167 आएगा। तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन की निकालनी है। फाइंड मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मोल फ्रैक्शन और नॉर्मेलिटी ये हम बाद में लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ले लेते हैं इसको। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।